एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो कि 1946 में आया था। इसका ओरिजिनल बैकग्राउंड ये है कि जो ओरिजिनल सेटअप था 1943 का, वो आया था WW2 मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जहाँ पे एक पुलिस स्टाफ की नीड थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्राइबरी और करप्शन के केसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रहे थी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो 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 ब्राइबरी और करप्शन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस पुलिस स्टाफ का सेटअप किया गया था और उस समय पे उसको बोला गया था स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वॉर डिपार्टमेंट ऑर्डिनेंस 1943। अब ओरिजिनल सेटअप में प्रॉब्लम क्या थी, तो ये टेम्पररी स्टेटस था इसका, और जो ओरिजिनल सेटअप था वो खाली एक टेम्पररी ऑर्डिनेंस था और ये एक्सपायर या लैप्स होने वाला था सितंबर 30, 1946 में। तो गवर्नमेंट को इस पुलिस स्टाफ को परमानेंट बनाना था, इसीलिए इसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया मींस ऑर्डिनेंस पास करने का। जो स्टॉप मतलब उससे क्या होगा कि जो उसकी वर्किंग है वो अचानक से रुकेगी नहीं, और एक टेम्पररी लॉ बन गया था, ऑर्डिनेंस बन गया था, जिसको हम बोलते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1946। इसमें जो स्टाफ थे वो चलते रहेंगे और ये लागू कब तक रहा, 25 मार्च 1947 में। अब जो हमारा फाइनल एक्ट था जो कि परमानेंट लॉ था, वो लॉ से बिल बना, ठीक है, और ये एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसका करंट नेम है दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। इस एक्ट के दो गोल थे कि जो स्टाफ हो चुके हैं उसको रिटेन करना, और दूसरा था कि इसके पावर्स को डिफाइन करना। जो स्टाफ क्रिएट हुआ था 1943 में उसको परमानेंट बेसिस पे डिप्लॉय करना, और दूसरा ये है कि इसके स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को लीगल पावर्स प्रोवाइड करना जिससे इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन का काम हो सके। और कौन से केसेस को ये डील करते थे, ब्राइबरी के, करप्शन के, या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड ऑफेंस होते थे उसको ये डील करते थे। फिर सीबीआई जो है, जो कि पेरेंट जो दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है उसका पेरेंट एक्ट, मतलब सीबीआई ड्राइव करती है अपनी पावर DSPE एक्ट से, मींस दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से अपनी पावर डिराइव करती है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बस एक केज्ड पैरेट बताया है, इसको हम डिटेल में आगे करेंगे। इसके बाद है फीचर्स क्या हैं दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के या फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को हम देखेंगे कि कैसे इसका एग्जिस्टेंस आया। तो जो ये एक्ट, जो हमारा जो डिपार्टमेंट है सीबीआई या फिर दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मींस ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मींस ये डिराइव करती है अपनी पावर थ्रू अ स्टैच्यूट, ठीक है। और स्टैच्यूट जो है, जो एक्ट है, वो आया कब था, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले 1946 में। दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 इसमें आया। तो अब इस पे ये कैरी फॉरवर्ड 1946 का एक्ट है जो आज भी कैसे लागू है, ये ऐसे लागू है कि आर्टिकल 372 में ये बात की गई थी कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले बना है, वो फोर्स में रहेगा अगर वो क्या बोलते हैं, अगर वो वायलेशन नहीं कर रहा है किसी भी फंडामेंटल राइट्स का, तो वो कंटिन्यू करेंगे विदाउट एनी अमेंडमेंट, और कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं करना पड़ेगा, लेजिस्लेशन जैसे पास करना पड़ता है पार्लियामेंट में। तो इस एक्ट को लाने के लिए कोई अलग से पास नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि ये अप्लाई करता है और ये कंटिन्यू करता है। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स है, 46 का ये एक्ट है। हमारा आईपीसी था वो अभी जो हट के बीएनएस बन गया है, वो हमारा 1860 का था। तो वैसे करके बहुत सारे पुलिस एक्ट हमारे 1861 के हैं। ऐसे करके बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में बने हैं, और वो अभी भी अप्लाई करते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 372 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, डीएसपी का एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है। ये इसे हमारा फेडरल फीचर बताया जाता है, फेडरल फीचर्स को रिस्पेक्ट करता है। सेंट्रल लेजिस्लेशन जरूर है लेकिन ये फेडरल फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए जब भी स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी अगर मतलब कोई भी ऐसा मैटर है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट में अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, स्टेट में किसी इन्वेस्टिगेशन करनी है,
तो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लगती, तभी जा कर के सीबीआई के पास पावर होगी किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करने की। और ये गवर्नमेंट का कंसेंट रिक्वायर्ड होता है क्योंकि पुलिस किसका सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कहाँ पे, एंट्री टू लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल। अब टाइप्स ऑफ कंसेंट क्या क्या होते हैं, मतलब कंसेंट जो हम लोग बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेनी पड़ती है, तो किस तरह की कंसेंट होती है। एक जनरल कंसेंट होती है, ये सेक्शन 6 में दिया गया है कि कंसेंट लेना पड़ेगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को या फिर दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को, जब भी कोई ऐसा केस होंगे जो कि स्टेट में इन्वेस्टिगेट करने हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन से करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। फिर स्टेट स्पेशल कंसेंट होता है और विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट होता है। जनरल कंसेंट क्या होता है, एक ब्लैंकेट परमिशन होती है, हर बार हर केस में नहीं लेनी पड़ती। एक बार अगर किसी स्टेट ने अलाउ कर दी तो वो कंटिन्यू होते रहता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार से उसको चेंजेस करने की। स्पेशल कंसेंट होता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअली केस में ली जाती है, हर केस टू केस कंसेंट वेरी करता है। विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट मीन्स कि क्या बोलते हैं, अपने जो भी जनरल कंसेंट है, जो ऑटोमेटिक ब्लैंकेट परमिशन दी गई थी, उसको विड्रॉ कर लेते हैं। अब जब भी उनको अगर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना होगा सीबीआई को, तो उनको परमिशन हर बार लेनी पड़ेगी। अब क्या क्या रिलेशन है इसका, रिलेशनशिप क्या है दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट का अदर लॉज के साथ। तो जैसे दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक कंटेम्प्रेरी कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है जो कि बीएनएस से भी होता है, बीएनएस के प्रोविजन से भी लिंक होता है, जो कि अरेस्ट के प्रोविजन, इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजन और एविडेंस कलेक्शन के प्रोविजंस को डील करता है। वे पुलिस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये करप्शन के केसेस को हैंडल करने के लिए एक प्राइमरी एक्ट है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो जो दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट होता है उसका एक तरह से सुपरवाइज करने का काम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का होता है। और जितने भी करप्शन केसेस सीबीआई हैंडल करती है उसमें जो ओवरसाइट होता है वो सीबीसी का होता है। ये बोला गया था विनीत नारायण जजमेंट में। ये बहुत सा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो कि इसको डिटेल में कवर करेंगे हम लोग। इसके बाद फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। अर्लियर जो है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट के द्वारा कोई एक अमेंडमेंट किया गया है। इसमें ये है कि जो सीबीआई का अपॉइंटमेंट होगा वो हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा होगा। हाई पावर्ड कमेटी मीन्स एक कमेटी है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लार्जेस्ट पार्टी ऑफ लोकसभा होती है, और यहाँ पे हमारा सीजीआई या एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इसमें कमेटी में मेंबर होते हैं। इसमें यूनिक ब्लेंड हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटिव भी आ गया, यहाँ पे हमारे लेजिस्लेचर भी आ गया, और यहाँ पे हमारे जुडिशरी भी आ गया। तो तीनों जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ हैं जो कि कलेक्टिवली रन करते हैं गवर्नमेंट को, इंडिया को, तो वो सारे की जो मतलब इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं। इसकी वजह से जो सीबीआई की वर्किंग होती है वो और बेहतर तरीके से होती है और उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन कम होता है। फिर करंट स्टेटस क्या है हमारा जनरल कंसेंट का, 2024-25 का एक डेटा है कि कौन कौन से स्टेट ने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, झारखंड, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, इन्होंने अपना जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है। अब दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट से पहले जो है एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन था जिसको हम बोलते हैं पुलिस एक्ट 1861। फिर दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट से आने से पहले पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी थी वो गवर्न होती थी पुलिस एक्ट 1861 में। दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो एक्सटेंड होता है, मतलब एक बार में ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई नहीं कर रहा था, ये थ्रू अलग अलग रेगुलेशन लेजिस्लेशन इसको ऐड करा गया है अलग अलग एरिया में इंडिया के। तो सिक्किम में ये अप्लाई करने लगा 1976 के बाद से। गोवा और दमन एंड दीव पे रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1961 से अप्लाई करने लगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है डीपीएसपी का वो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है जो कि अपॉइंटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो डीएसपी एक्ट होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है पार्ट सी
स्टेट्स ड्यूटी को 1956 से। अच्छा, एक तरह से ये समरी में है कि कब कब ये जो एक्ट है वो अप्लाई करता है, कौन कौन से एरिया पे कब कब से अप्लाई करने लगा। जैसे कि गोवा, दमन एंड दीव से अप्लाई कर रहा है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1962 से अप्लाई कर रहा है ये दमन एंड दीव पे या गोवा पे। दादर एंड नागर हवेली पे अप्लाई कर रहा है 1961 से रेगुलेशन एक्ट 6 के। फिर पौंडीचेरी के अप्लाई कर रहा है रेगुलेशन नंबर 7 के 1963 के। और लक्षद्वीप पे अप्लाई कर रहा है रेगुलेशन नंबर 8 1965 के। और सिक्किम पे अप्लाई कर रहा है 1976 से। फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में जान लेते हैं, कैसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्न होती है हमारे मतलब उसको पेरेंट एक्ट जिसका है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1963 में। और इसका ये एक इंडियाज़ प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये रिस्पॉन्सिबल है टैकल करने के लिए करप्शन के केसेस, इकोनॉमिक क्राइसिस, स्पेशल क्राइम्स के या फिर हाई प्रोफाइल केसेस को डील करता है ये। सीबीआई को हमेशा हम इंडिया का इंटरपोल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो रोल है वो सोल इंडियन लाइसन मीन, इसका मीनिंग यहाँ लिखा एजेंसी ऑफ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन। लाइसन का मीन्स कोई भी कम्युनिकेशन या कॉपरेशन जो कि हेल्प करती है क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब टेक्निकल नेम दिया गया है लाइसन एजेंसी, जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन को डील करती है। इंडिया की सोल एजेंसी है ये। इसके बाद ये अपना पावर डिराइव करती दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। फंक्शन किसके अंदर करती है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग DOPT के अंदर करती है। और ये पार्ट किसका है? पर्सनल एंड पब्लिक ग्रेवियांस एंड पेंशन के अंदर में आती है। अब इसका ओरिजिन कब हुआ सीबीआई का? ये ओरिजिन इसका होता है हमारा स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1941 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हुआ था। इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1 हो या 2 हो, दोनों में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कभी नहीं आएगा। लेकिन ये जो वर्ल्ड वॉर हो रहे थे उसमें करप्शन केसेस बढ़ गए थे, इसीलिए ये चालू ब्रिटिशर्स के द्वारा हुए हैं, लेकिन हमने उसको इम्प्लीमेंट करके हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करना चालू कर दिया। फिर ब्रीफ में हमारा डायरेक्टर का टेन्योर 2 साल का होता है, फिर एक्सटेंड भी हो सकता है 1 साल के लिए, लेकिन रिकमेंडेशन के ऊपर होता है, पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, रिकॉर्ड राइटिंग में होता है, और 5 साल तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब यहाँ पे ऑपरेट जो होता है सीबीआई हमारा, वो कौन कौन से केसेस को हैंडल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केसेस को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के केसेस को, जैसे PSUs होते हैं जो मतलब गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करती है, एक तरह से गवर्नमेंट एजेंसी ही, गवर्नमेंट कंपनीज ही बोल सकते हैं इसको, या फिर जो भी मैटर है नेशनल इंपॉर्टेंस या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, उस सबके केसेस को सीबीआई डील करती है। अब यहाँ पे हमारा इनैक्टमेंट डेट तो कंफर्म है, इन्फोर्समेंट डेट ना वेरी करता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग एरियाज़ में ये प्रोविज़न को लाया गया था। फिर ये एक्ट नंबर सही है कि 25 का है, एक्ट नंबर 25 का है ये 1946 का। सीबीआई जो टर्म है हमारा वो एग्जिस्टेंस में आया है 1963 में। टोटल सेक्शन इसमें 7 है, और इसमें ऐड हुआ है 1 का A, 4 का A, 4 का B, 4 का BA, 4 का C, 4 का 6 का A, जो कि हट चुका है। मीन्स अभी बेयर एक्ट में आपको दिखेगा, लेकिन ये जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर चुका गया है। और एम ऑब्जेक्टिव क्या है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का? कॉन्स्टिट्यूट करना स्पेशल पुलिस फोर्स इन यूनियन टेरिटरी में स्पेशल पुलिस फोर्स को मतलब कॉन्स्टिट्यूट करना, ये इसका काम है। दूसरा प्रोविज़न ये है कि सुपरिंटेंडेंस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेड फोर्स, सुपरिंटेंडेंस या एडमिनिस्ट्रेशन करना इस फोर्स का। और तीसरा ये है कि ऑल्सो एक्सटेंड टू अदर एरियाज़ या अदर स्टेट में भी एक्सटेंड करता है।
दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन इन दिल्ली ओनली, दिल्ली के लिए ही पहले ये चालू हुआ था, फिर लेटर ऑन अलग अलग एरिया में भी अप्लाई करने लगा। एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करता है। यहाँ पे नोट ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा है, लेकिन ये चीज़ रिमूव हो गया था, रिमूव्ड बाय ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वर्ड का यूज़ किया गया था, इसको रिमूव कर दिया गया था फॉर पार्ट बी स्टेट, जो कि ओमिट हो चुका है। फिर उसके बाद 1A में दिया गया है, जो कि 2003 के द्वारा ऐड किया गया था। द वर्ड्स यूज इन दिस एक्ट नॉट डिफाइंड, कोई भी शब्द अगर इस एक्ट में लिखा है और वो डिफाइंड नहीं है तो हम कहाँ से डेफिनेशन लेंगे? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 से हम लोग इसका रेफरेंस ले लेंगे। इसके बाद सेक्शन 2 में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इसको जो इसमें जो भी अथॉरिटी होगा उसको कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। मतलब इस अथॉरिटी को बनाया किसके द्वारा गया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। किस चीज़ के लिए बनाया गया? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ड्यूटीज़ में। और दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का के पास सेम पावर होगा, ड्यूटी होगा, प्रिविलेज होगा, लाइबिलिटी होगा एज पुलिस ऑफिसर ऑफ यूटी, पुलिस ऑफिसर की तरह उसके पास पावर होंगे। किस चीज़ के लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और अरेस्ट करने के लिए। फिर बोलता है जो भी मेंबर्स है दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के, या फिर जो कि रैंक अबव हैं, मतलब अबव रैंक के हैं, सब इंस्पेक्टर से अबव रैंक के हैं, तो वो कोई भी मतलब यूटी में हैंडल कर सकते हैं केसेस को। और उसको हम लोग उस टाइम पे क्या बोलेंगे? मतलब उसके पास सेम पावर होगी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो एसएचओ होते हैं उसकी तरह सेम पावर होगी। और ये माना जाएगा कि डीम्ड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, मतलब कोई भी मेंबर है दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का, उसकी रैंक सब इंस्पेक्टर से अबव है, ठीक है, और वो कोई भी यूटी में काम कर रहे हैं, तब उसकी जो पावर होगी वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के बराबर होगी। और उसको माना जाएगा कि ये डीम्ड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है। सेक्शन 3 बात करता है ऑफेंस टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी ऑफेंस जो है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ऑफिशियल गैजेट में, उसको इन्वेस्टिगेट करने की पावर होगी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को। फिर सुपरिंटेंडेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, इसको सुपरिंटेंडेंट कौन करता है और एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखता है? पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को। तो ये बोलता है कि कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन अगर हो रहा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऑफेंसेस में, मीन्स कोई भी करप्शन के केसेस अगर डील कर रही है दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, तो उसको सुपरिंटेंडेंस की पावर किसके पास है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। अगर कोई भी करप्शन का केस चल रहा है तो उसको सुपरवाइज करेगा कौन? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन कोई और मैटर में चल रही है तो उसको सुपरवाइज कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, करप्शन के केसेस कर रही है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उसको सुपरवाइज करेगा। और कोई और मैटर में इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सुपरवाइज करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? डायरेक्टर करता है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डीएसपी डायरेक्टर होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और ये जो व्यक्ति होते हैं जो कि डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो रहे हैं, उनके पास सेम पावर होती है एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जो पावर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास होती है, सेम पावर किसके पास होती है? डायरेक्टर की होती है, जो कि अपॉइंट किए जाते सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पे? एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। फिर सेक्शन 4A बात करता है कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, एक कमिटी का अपॉइंटमेंट करेंगे किसके लिए? डायरेक्टर के लिए। मतलब अब कमिटी को अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को चूज़ करने के लिए। तो एक कमिटी इस्टेब्लिश करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि चूज़ करेगी किसको? डायरेक्टर को। अपॉइंट डायरेक्टर ऑन रिकमेंडेशन ऑन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है डायरेक्टर को, बट उसको रिकमेंडेशन कौन देती है? कमिटी देती है। कमिटी में कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं।
पहला है चेयरमैन और दूसरा 2 मेंबर। तो पहला चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है। और उसका बाकी मेंबर्स कौन होते हैं? तो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा का, या फिर अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का जो हेड होगा वो रहता है हमारा मेंबर, सेकंड मेंबर। और थर्ड मेंबर हमारे होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर कोई भी ऐसे जज जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करे। ये हो गए हमारे अदर मेंबर। तो ये जो हमारी कमेटी सेटअप हो गई है 3 मेंबर्स की, वो रिकमेंड करते हैं, कमेटी रिकमेंड करती है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आपको ऐसे व्यक्ति, किसी व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। जो अपॉइंटमेंट डायरेक्टर वैलिड होगा, डायरेक्टर अगर वैलिड होगा, कोई भी अपॉइंटमेंट हो रहा है डायरेक्टर का वैलिड, इसमें से 3 लोग में से अगर कोई भी सीट वैकेंट है या फिर मेंबर्स एब्सेंट है, हमने 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई है, 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है जो कि रिकमेंडेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अगर इस मेंबर्स में अगर 2 ही लोग हैं, सीट वेकेंट है, एक इंसान एब्सेंट है, तब भी जो भी अपॉइंटमेंट की जाती डायरेक्टर की वो वैलिड होगी। या फिर कोई भी एक व्यक्ति, अगर 2 ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति एब्सेंट है किसी कारणवश, तब भी वो जो अपॉइंटमेंट होती है वो वैलिड कहलाई जाती है। ये जो अपॉइंटमेंट होगी वो इनवैलिड जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं होगी क्योंकि कमेटी में मेंबर कम थे। फिर बेसिस क्या होता है रिकमेंडेशन का? रिकमेंडेशन किस बेसिस पे देती है? तो जो कमेटी रिकमेंडेशन देती है वो सीनियरिटी के बेसिस पे, इंटीग्रिटी के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी करप्शन केसेस के बेसिस पे, या फिर या तो ये कंडीशंस फुलफिल हो, या तो और में उसको चूज़ करना पड़ता है अमंगस्ट पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस के उसमें से चूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे एंड लिखा है और नहीं लिखा है, तो एंड का मतलब दोनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, जैसे सीनियरिटी भी होना चाहिए, इंटीग्रिटी भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन या एंटी करप्शन केसेस का, और मतलब एंड वो जो भी व्यक्ति चूज़ किया जाएगा वो इंडियन पुलिस सर्विस के से किया जाएगा अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 में, फॉर बीइंग कंसिडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। डायरेक्टर के द्वारा जैसे अपॉइंट करने के लिए ये इसका जो पैनल जो रहेगी वो इस बेसिस पे अपना डिसीजन देगी, रिकमेंडेशन इस बेसिस पे देगी। ये चेंजेस लाए गए हैं सेक्शन 4A को डालने का मतलब यही है कि जो मतलब हम जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एक केज पैरेड की तरह है, मींस उसका खुद का कोई वो मतलब विल से नहीं है, और वो बस फॉलो करता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कहती है। इसीलिए इसको चेंजेस किए गए, और 4A को मतलब इंट्रोड्यूस करने का मकसद ही यही था कि इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस आए और इंटीग्रिटी आए। सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली बार बार बोलती है कि जो CBI है वो इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ की जाती है रूलिंग पार्टी के द्वारा अगेंस्ट द पॉलिटिकल राइवल्स को टैकल करने के लिए जो रूलिंग पार्टी होती है वो यूज़ करती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है CBC। यहाँ पे मतलब इससे पहले जो अपॉइंटमेंट था डायरेक्टर का, उसमें रिकमेंडेशन वाली देने वाली जो कमेटी होती है उसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सेक्रेटरीज थे। अब इसमें CGI को ऐड करने के बाद ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा सेपरेशन ऑफ पावर को झलकाती है। जैसे कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव विंग का हो गया वो हमारा प्राइम मिनिस्टर हो गए, लेजिस्लेचर में हमारे ऑपोजिशन ऑफ लीडर ऑफ लोकसभा हो गए, और जुडिशरी विंग के हमारे चीफ जस्टिस हो गए। ट्राइपार्टाइट चेक है, जो ट्राइपार्टाइट चेक एंड बैलेंस है वो इंश्योर करता है कि डायरेक्टर है वो अपॉइंट खाली बस हमारे रूलिंग पार्टी के विल से नहीं हो रहे हैं, जेन्युइनली मेरिट पे डिसाइड हो रहे हैं आफ्टर कंसिडरिंग 3 डिफरेंट विंग्स ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन गवर्नेंस। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्शन, आलोक कुमार वर्मा वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस है। इस केस में ये रीइंफोर्स किया गया था कि जो इंडिपेंडेंस है CBI की
वो कैन नॉट, इंडिपेंडेंस जो होती है सीबीआई को बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है, दैट्स वाई जो डायरेक्टर होगा उसको रिमूव नहीं किया जा सकता रूलिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। इसमें हमारे हाई पावर्ड कमिटी जो है, जो 3 मेंबर्स की कमेटी 1+2 वाली जो कमेटी है, उसका रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है। अब चेंजेस लाए गए हैं ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट था कि इसको इंडिपेंडेंट बनाना है, अनबायस बनाना है और एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनानी है सीबीआई को, वो चीज़ को मीट करने के लिए ये अच्छा अमेंडमेंट किया गया। फिर हमारे टर्म को देख रहे हैं कि डायरेक्टर कितने समय तक अपना एज अ डायरेक्टर पोस्ट को सर्व करता है। तो मिनिमम 2 साल के लिए वो टेन्यूर उसका रहता है। उसको 1 ईयर्स के लिए एट अ टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। उसका बेसिस क्या होता है कि वो रिकमेंडेशन दी गई जाए कमिटी के द्वारा और उसके पब्लिक इंटरेस्ट में हो, मीन्स पब्लिक का वेलफेयर इसमें जुड़ा हो, तभी उसको फिर से अपॉइंट किया जाएगा। ये 2021 में इसको ऐड किया गया था और मैक्सिमम पीरियड इसका 5 ईयर्स है इनिशियल अपॉइंटमेंट डेट से। मतलब यहाँ से जो मिनिमम वाला जो चालू होगा 2 साल होंगे, 2 साल करते करते इसको अगर 1 ईयर एक्सटेंड करते रहेंगे तो वो लास्ट में जा कर के 5 साल तक ही उसको अलाउ किया जाएगा। अब ट्रांसफ़र के बारे में दिया गया, ट्रांसफ़र ऑफ डायरेक्टर्स प्रीवियस कंसेंट रिक्वायर्ड होती है किसकी, उस कमेटी की ट्रांसफ़र करने के लिए भी। फिर 4BA दिया गया है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, ये इंसर्ट किया 2014 में, जो कि मॉडिफाई करता है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ डायरेक्टर को। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो सुपीरियर, मतलब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन्फीरियर होंगे, मीन्स डायरेक्टर सुपीरियर होगा। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का हेड कौन हो रहा है, डायरेक्टर है उसका हेड, ठीक है। और ये जो डायरेक्टर है ना, राइट, यहाँ पे डायरेक्टर जो है ना वो दूसरा डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई नहीं है, ये डायरेक्टर है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का। और ये जो डायरेक्टर है उसको वो जो होगा जॉइंट सेक्रेटरी जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसके बिलो उसके नीचे का रैंक नहीं होगा, एटलीस्ट जॉइंट सेक्रेटरी का रैंक का होना चाहिए। डायरेक्टर को, कौन सा डायरेक्टर, जो हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर है वो जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिमम जॉइंट सेक्रेटरी का, एटलीस्ट जॉइंट सेक्रेटरी का रैंक का होना चाहिए। फिर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। रिकमेंडेशन कौन दे रही है इसमें, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का जो डायरेक्टर है उसको जिसको अपॉइंटमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है उसका रिकमेंडेशन देती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका जो टर्म है ऑफिस का वो मिनिमम 2 साल का होता है और उसको रिमूव किया जा सकता है कॉन्ट्ररी ऑर्डर के द्वारा। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो होता है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है वो सबऑर्डिनेट होता है किसके, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के। मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टॉप पे है और उसके नीचे में ये हमारा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बिलो में है, उसके नीचे है। मूविंग ऑन, जो सेक्शन 4C जो बात करता है वो अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या अबव कोई भी ऑफिसर जो कि हमारे दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट में हैं, उसके में जो ऑफिसर्स हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उसके अबव के रैंक के, उसका अपॉइंटमेंट दिया गया है सेक्शन 4C में, लेकिन उसमें डायरेक्टर इंक्लूडेड नहीं है। मतलब डायरेक्टर से नीचे और एसपी से ऊपर जितने भी रैंक है उसका अपॉइंटमेंट होता है सेक्शन 4C में। इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये किसके रिकमेंडेशन पे करती है, यहाँ पे कमेटी का फॉर्मेशन होता है जो कि यहाँ पे कमेटी का फॉर्मेशन होता है जो कि 1+3 होते हैं, मींस एक चेयरपर्सन होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। यहाँ पे 3 मेंबर होंगे, विजिलेंस कमिश्नर होंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है हमारा वो चेयरपर्सन हो गया। जो अदर मेंबर्स आ रहे हैं 3, उसमें से एक विजिलेंस कमिश्नर हो गया। फिर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ होम मिनिस्ट्री, या सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल,
ये दोनों सेक्रेटरी आ जाते हैं अपॉइंटमेंट में किसके, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उसके अबव के रैंक वाले के। लेकिन जो डायरेक्टर से नीचे रैंक वाले के अपॉइंटमेंट हो रहा है, जो सेक्शन 4 के सी में दिया गया है, उसमें ये कमेटी होती जो कि रिकमेंड करती सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल जो कमेटी उसमें कितने लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं। पहला है हमारा चेयरपर्सन होता है जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, फिर विजिलेंस कमिश्नर होता है, उसके बाद होता है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चार्ज ऑफ द होम मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, और इसी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल के अंदर ही हमारा आता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो कमेटी होती है वो अपना रिकमेंडेशन बनाने के बाद कंसल्ट करती डायरेक्टर को, फिर डायरेक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही वो अपना रिकमेंडेशन सबमिट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। 5 में दिया गया है एक्सटेंशन ऑफ पावर जुरिस्डिक्शन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट टू अदर एरिया। ठीक है, अपना जो पावर है उसको फैला सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट फैला सकती है। ठीक है, अदर एरिया में उस मतलब क्या होता है, स्टेट होता है, रेलवे एरिया होता है, उसमें अपना पावर जुरिस्डिक्शन को फैला सकती है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है ऑफेंसेस अगर अंडर सेक्शन 3 में। फिर वाइल डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन, अपना फंक्शन को डिस्चार्ज करते टाइम पे मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स, मतलब माना जाएगा कि वो मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स है उस एरिया के। फिर एसआई और अबव के रैंक वाले सेम पावर होगी उसकी, जो भी एसआई और अबव के रैंक वाले होते हैं उनकी पावर सेम होती है एज इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, और ये माना जाएगा कि वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है। फिर सेक्शन 6 में बात किया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी केसेस को वो करना है, केसेस को चलाना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नॉट यूटी और रेलवे। रेलवे और यूटी के अलावा कोई भी स्टेट रहेगा उसको स्टेट माना जाएगा और वहाँ से कंसेंट लेनी पड़ेगी वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से। अब 6A बात करता है अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अभी मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये क्या प्रोविज़न था, जनरल प्रोविज़न अपन देख लेते हैं ताकि आइडिया रहेगा कि किस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। तो अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है किस चीज़ के लिए, कंडक्ट करने के लिए इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। कौन से केसेस में, करप्शन के केसेस में। कौन से एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के केस में। अगर कोई भी एलिगेशंस लग रहे हैं एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कि जॉइंट सेक्रेटरी और अबव के रैंक के हैं, या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेंट्रल एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट कंपनीज में, सोसाइटी में या लोकल अथॉरिटी में, उस सब का अगर कोई भी अगर उसके ऊपर एलिगेशंस लगी और उस पर प्रोसिक्यूशन चलाना है, उसको चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की। और वो जो ऑफिसर होंगे हमारे वो जॉइंट सेक्रेटरी या अबव के रैंक के होंगे। यहाँ पे एक्सेप्शंस वही है कि कोई कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी जब वो रेड हैंडेड पकड़े जाए। और यहाँ पे कंसेंट रिक्वायर्ड किसके लिए है, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड है। फिर ये थोड़ा सा अब ये कंप्लीट हो गया हमारा प्रोविजंस। अब इसमें एक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स और अदर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ऑब्जेक्टिव वही है कि इन्वेस्टिगेशन करना है करप्शन के केसेस को जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में होते हैं, इंटर स्टेट केसेस को हैंडल करना, सीरियस क्राइम्स के केसेस को हैंडल करना। और यहाँ पे जो हमारे जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है इसके पास हमारा एक्सपर्टीज़ रहती है, सपोर्ट रहता है किसका, स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब यहाँ पे टेक्निकलिटी या फिर एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती स्टेट पुलिस को कॉम्प्लेक्स केसेस में। पावर क्या है इसका, सेम इन्वेस्टिगेशन एज द पुलिस ऑफिसर इन सीआरपीसी में जो ऑफिसर होते हैं वैसे यहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं, इंटरोगेशन कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, लेकिन परमिशन रिक्वायर्ड है। और प्रोसिक्यूशन रिक्वायर्ड रहता है अगर कोई भी केस चलाना है हमारा क्या बोलते हैं सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये थोड़ा सा डिटेल में है, इसको बाद में देखी जाएगी।
इसके बाद फिर इम्पोर्टेंट केसेस क्या है, जैसे सीबीआई वर्सेस राजेश गांधी 1966 में सीबीआई कैन नॉट रजिस्टर एन एफआईआर और स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन इन द गवर्नमेंट स्टेट विदाउट द कंसेंट। स्टेट के कंसेंट के बिना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती। फिर विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक बहुत बोलते है जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ सीबीआई के बारे में बात करती है, जो कि सीबीसी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट। ये वाला जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट स्टेट कंसेंट अंडर आर्टिकल 226 एंड 32। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करती कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकते हैं सीबीआई को स्टेट के कंसेंट के बिना कौन से आर्टिकल में अपना पावर को यूज़ करते हुए, आर्टिकल 26 एंड 32 को यूज़ करते हुए ये काम किया जा सकता है। अब इसका ये एक लैंडमार्क केस आया 2023 में, सीबीआई वर्सेस आर किशोर। ये सीबीआई एपीपी 2023 के एग्ज़ाम में ये आया था ये केस, और इसका पूरा हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ मतलब जो सेक्शन 6A है उसको डिक्लेयर तो किया गया था, जो ये चीज़ है ना कि सेक्शन 6 जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ऑलरेडी हमारा सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई 2014 के केस में कर दिया गया था। बट ये आर किशोर के केस में ये बोला गया कि जो भी हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये सेक्शन 6 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली डिक्लेयर कर रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉम द डेट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जिस तारीख को 6A को ऐड कर दिया गया उस तारीख से ये माना जाएगा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही है। मीन्स हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली उसको डिक्लेयर कर रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हम लोग मीन्स सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो विनीत नारायण का केस है उसको जैन हवाला केस भी बोला गया था। इसमें यही है कि सेवरल स्टेप्स लिए गए थे ताकि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है सीबीआई के ऊपर वो कम हो जाए। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 का केस। विनीत नारायण के केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है कि कोई प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड नहीं है स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर बिफोर इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये बोला गया विनीत नारायण के केस में कि जो सैंक्शन की बात हो रही है हमारा, वो रिक्वायर्ड हमारा इंक्वायरी या एफआईआर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं है। प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमको सैंक्शन लेना ज़रूरी है, ऐसा कहा गया था विनीत नारायण के केस में। अब सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई केस 5 जजेस बेंच की है। इसमें 6A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 को। ये हेल्ड किया गया था कि जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रीट करा जा रहा है डिफरेंटली, जबकि कोई भी नॉन हाई लेवल रैंकिंग ऑफिसर है उसने भी करप्शन के केस किए हैं, हाई रैंकिंग वाले ने भी केस किए। दोनों में मतलब केस किए मीन्स दोनों ने ही ऑफेंस किया है करप्शन का, तो दोनों ने किया है तो दोनों को डिफरेंटली ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये हमारे उनके आर्टिकल 14 का वायलेशन है, जबकि दोनों एक्यूज्ड हैं करप्शन के। और सेक्शन 6A को डिक्लेयर कर दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि ये प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला की तरह काम कर रहा था, किसके लिए, सीनियर ऑफिसर्स के लिए। फिर सीबीआई वर्सेस आर किशोर 2023, ये भी 5 जजेस बेंच का केस है। यहाँ पे मेजर फोकस है हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, लोकपाल एक्ट का एंड दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का, और वैलिडिटी ऑफ द प्रायर अप्रूवल का। इसका वही फोकस है कि ये सब चीज़ों को डील करना। इसके बाद बैकग्राउंड ये जो है कि जो आर किशोर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिसके ऊपर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन चालू की थी, और उसने चैलेंज किया था अपना इन्वेस्टिगेशन को इस ग्राउंड पे कि सेक्शन 6A जो है
वो डिक्लेयर कर दिया गया था, स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर द लेवल ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी। 6A जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, बट जो 2014 का डिसीजंस था वो वो अप्लाई नहीं करता है 2013 के लोकपाल लोक आयुक्त एक्ट के ऊपर। ठीक है, पर्टिकुलरली जो है 6A का 2 एक प्रोविजन है जो कि सेव कर लिया गया 27 के 2 ऑफ लोकपाल एक्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्जामिन किया कि जो 6A है दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट का, वो कंटिन्यू करता है कि नहीं किसी फॉर्म में, और जो अर्लियर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था जिसने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, वो स्ट्रक डाउन करेक्टली हुआ था कि नहीं हुआ था, और प्रायर अप्रूवल ऑफ द करप्शन इंक्वायरी अगेंस्ट सीनियर ऑफिसर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है कि नहीं है। अब व्हाट वाज द सेक्शन 6 बिफोर इस बार स्ट्रक डाउन, ये स्ट्रक डाउन करने से पहले क्या सिचुएशन थी। जो सेक्शन ए था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, वो इन्वेस्टिगेशन करता था ऑफेंसेस जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के होते हैं अगेंस्ट द ऑफिसर रैंक ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी और अबव विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल के बिना उस चीज़ को किया जा सकता था। जब पर्पस है ना जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था कि प्रिवेंट्स हरासमेंट ऑफ सीनियर सिविल सर्वेंट बाय फ्रेबुलस एंड मोटिवेटेड कंप्लेन। पर्पस यही था कि सीनियर जो ऑफिसर हैं उसको फॉल्स या मोटिवेटेड कंप्लेन जो रहते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड कंप्लेन से बचाना और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी लाना। अब इसके बाद इशू बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या क्या था। प्राइमरी क्वेश्चन ये था कि जो सेक्शन 6 है सर्वाइव कर लिया गया क्या सेक्शन 6A2 को ऐड करने के बाद, जो कि सेक्शन 27 के 2 लोकपाल एक्ट लोक आयुक्त एक्ट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यूनियन गवर्नमेंट आर्ग्यू करती है कि सेक्शन A का 2 जो है वो सेव कर लिया गया है लोकपाल एक्ट के द्वारा, और जो पार्लियामेंट का इंटेंट यही है कि प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड हो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को के ऊपर केसेस को चलाने के लिए। लेकिन अपोजिट व्यू यही है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो स्ट्रक डाउन करती थी 6A को, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इन द आइज ऑफ लॉ, और जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता उसको रिवाइव कैसे कर लिया लोकपाल एक्ट में। कैन नॉट रिवाइव द प्रोविजन ऑलरेडी स्ट्रक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो लोकपाल एक्ट जो है अगर कोई भी प्रोविजन अगर स्ट्रक डाउन कर दिया गया उसको रिवाइव नहीं कर सकता। तो कोर्ट्स फाइनल होल्डिंग यही है कि 6A जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा गया, जो कि हमारा सुब्रमण्यम स्वामी वाले केस में भी दिया गया है। और जो लोकपाल एक्ट है वो रिवाइव नहीं करता, 6A रिवाइव नहीं करता। 6A का 2 को ऐड करने के बावजूद वो 6A को रिवाइव नहीं कर सकता लोकपाल एक्ट के थ्रू, जो कि ऑलरेडी स्टक डाउन है, तो वो नॉन एग्जिस्टिंग है। फिर जो CBI डू नॉट नीड प्रायर परमिशन अप्रूवल फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सीनियर सिविल सर्वेंट। तो उसमें सीनियर सिविल सर्वेंट को अगर इन्वेस्टिगेशन करना है उसके लिए कोई भी अलग से उसको प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन रिमेन्स मैंडेटरी। सैंक्शन लगाना ओनली एट द स्टेज ऑफ फाइलिंग चार्जशीट, उस टाइम पे मैंडेटरी कर दिया गया सैंक्शन को। इसके बाद सेक्शन A को डिक्लेयर क्यों किया गया था अनकॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये वायलेशन कर रहा था इक्वालिटी ऑफ राइट्स के और हिंड्रेंस कर रहा था इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन पे। आर्बिट्ररी है या फिर अनरीजनेबल इन्वेस्टिगेशन है पब्लिक सर्वेंट्स के जो कि सेम करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को कैसे हैम्पर कर रहा है कि प्रायर अप्रूवल से क्या होगा, इंक्वायरी स्टार्ट होने से पहले ही एक तरह से उनको वार्निंग मिल जाएगी, और ये डिस्ट्रक्ट करता मतलब ये जो है जो ऑब्जेक्टिव है एंटी करप्शन लॉ का उसको ख़राब कर दे रहा था। अब रिलेशनशिप क्या है हमारा 6A में और 17 की A में,
ये फील्ड शील्ड दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन एक शील्ड हम लोग को मतलब गवर्नमेंट को अभी भी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्लेसमेंट है जो कि इंसर्ट किया गया 2018 में। जो करंट लॉ ये है कि प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। 6A में डिस्टिंक्शन दिया गया था कि केवल सेक्रेटरी के अबव रैंक वालों को करना है, उसके केसेस होंगे तभी हम लोग को एक तरह से परमिशन लेनी है। उस चीज़ को हटा करके सब पे अप्लाई कर दिया कि सारे जो पब्लिक सर्वेंट है रिगार्डलेस ऑफ रैंक, उसको उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाने से पहले परमिशन लेना ज़रूरी होगा। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे ये भी है कि वो अगर रेड हैंडेड पकड़े गए तब ये चीज़ अप्लाई नहीं करेगी, ट्रैप केसेस में ये चीज़ अप्लाई नहीं करेगी। फाइनल रिलेशनशिप ये है कि जो 17A है वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसर है 6A का। 6A को स्ट्रक डाउन कर दिया गया क्योंकि रैंक के बेसिस पे एक अनइक्वालिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, लेकिन लेजिस्लेचर ने रिस्पॉन्ड किया 17A से। इसमें यही है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट्स है जो कि अपना मतलब जेन्युइन ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उनको मतलब प्रोसिक्यूट ना किया जाए, लेकिन उसको भी अलाउ कर रहे हैं जो कि रेड हैंडेड पकड़ाए जा रहे हैं। इसमें इतने ही सेक्शंस हैं। पहला हमारा शॉर्ट टाइटल है, दूसरा है हमारा इंटरप्रिटेशन सेक्शन, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ऑफेंसेस टू इन्वेस्टिगेशन बाय द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, कमिटी 4A में दिया गया कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, फिर 4B में टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द डायरेक्टर, 4BA में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, 4C में अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या अबव, एंड एक्सटेंशन एंड द curtailment ऑफ द टेन्योर। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द पावर्स, जुडिस्डिक्शन स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट टू अदर एरिया, कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज पावर इन जुडिस्डिक्शन, और अप्रूवल रिक्वायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का जब कभी कंडक्ट करना इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन।